बहुत साल पहले की बात है। एक बहुत सुंदर राज्य था। उस राज्य का राज दरबार जितना सुंदर था, ठीक उसके पीछे जो जंगल था वो भी बहुत ही ज्यादा सुंदर था। जंगल के दो तरफ थे बड़े बड़े पेड़ और उसके बीच में था एक सुंदर नदी। सूरज की रोशनी में नदी का पानी बहुत सुंदर लगता था और हर पेड़ में सुंदर सुंदर सारे फूल थे। नदी के बगल में ही था एक कृष्णचूड़ा पेड़ और पेड़ में सुंदर लाल लाल फूल थे और पेड़ पर बैठी हुई थी एक बुलबुल पक्षी। शीश बजा के सर हिला के गाना गाती चल रही थी वो। उस गाने के धुन में सारी प्रकृति मंत्रमुग्ध थी। पेड़ के सारे फल फूल उस गाने के धुन के साथ साथ हवा में हिलते ही जा रहे थे और ये बुलबुल पक्षी ही इस राज्य का सबसे ज्यादा अनोखी चीज थी। वो प्यारी बुलबुल पक्षी कितना सुंदर गाती है ना। हाँ, एकदम सही कहा। बुलबुल पक्षी जब गाना गाती है तब खेत के सारे किसान मन लगाकर उसका गाना सुनते हैं और हम लोगों का तो तब सारा थकान एक झटके में गायब हो जाता है। मुझे बहुत मन करता है उसे देखने के लिए। सुना है कि वो पक्षी नदी के पास उस कृष्णचूड़ा पेड़ में ही रहती है। क्या आप मुझे एक दिन वहाँ ले जाएंगे? मुझे बहुत जाने का मन है। जरूर जरूर लेकर जाऊंगा। मैं भी तो देखना चाहता हूँ उसे। देखिए देखिए कैसे सारे हिरण उस पक्षी का गाना सुन रहे हैं। कितना सुंदर है ये राज्य। पेड़ पौधे और वो नदी। नदी के पानी में पेड़ के फूलों में संगीत का समूह देती है बुलबुल। उसके गानों में मंत्रमुग्ध हो रही है सारी प्रकृति। उसी की वजह से ही ये सारे लोग आते हैं यहाँ पर। ये कैसा कविता है लेखक जी? और वो बुलबुल पक्षी कौन है? ये बुलबुल पक्षी ही देश का अहंकार है और उसका गाना भी बहुत अद्भुत है। शीश बजा के ऐसा गाना गाती है कि हर कोई उसके गाने में मंत्रमुग्ध हो जाता है। ओह सच में ऐसा है? तो कहाँ रहती है पक्षी? आपके राज दरबार के ठीक पीछे के जंगल में वहाँ रहती है। मैंने तो कभी उसका गाना नहीं सुना है कहीं पर और इससे पहले मैंने इसका बात भी कभी नहीं सुना है। असल में महाराज, वो छोटे एक पक्षी का बात बताना आपको भूल गया मैं। मतलब महाराज, आप इतने ज्यादा व्यस्त रहते हैं कि आपको बताने का मौका ही नहीं मिला। और वैसे भी इस राज दरबार के इतने बड़े बड़े दरवाजे को चीर के इस पक्षी का आवाज अंदर तक आना मुमकिन ही नहीं है। मंत्री जी ने सही कहा है। इस बड़े बड़े दरवाजों को भेद करके पक्षी का गाना आप तक पहुंचना ही नहीं था राजा महोदय। मैं ये सब सुनना नहीं चाहता मंत्री जी। मैं कल के अंदर ही उस अद्भुत पक्षी का गाना सुनना चाहता हूँ। पूरा राज्य जिसके गाने में मंत्रमुग्ध है, हम कैसे उसके गाने से दूर रह सकते हैं? और वो मेरे इतने पास होने के बावजूद भी। नहीं नहीं, ये तो असंभव है। लेकिन राजा महोदय, मैं तो खुद ही नहीं जानता हूँ कि वो पक्षी रहती कहाँ है। मुझे कोई बहाना नहीं सुनना है मंत्री। उसको ढूंढ के निकालो, नहीं तो कल ही राज्य से तुम चले जाओ, समझे? चले जाओ। महाराज का आदेश सुनकर तो मंत्री महोदय बहुत चिंता में पड़ गए थे। मंत्री महोदय अब कहाँ से ढूंढ के निकालेंगे बुलबुल पक्षी को? अब क्या करूं मैं? कहाँ पर जाऊं ढूंढने के लिए? कौन बताएगा मुझे उस पक्षी का पता? मैं जानती हूँ पक्षी का पता मंत्री महाशय। सही कह रहे हो ना? तुम मुझे लेके जाओगे उस पक्षी के पास? हाँ जाऊंगी। थोड़ा सा रुक जाइए, मैं ये टोकरी और झाड़ू को रख के अभी आ रही हूँ।
और कितना दूर है लड़की? हम लोग तो जंगल के अंदर चले आए हैं। मैं हूँ मंत्री महाशय, ये मेरी जानी पहचानी सड़क है, कुछ नहीं होगा। क्या तुम इस रास्ते से आते जाते हो? अगर नहीं आई फिर सारे घोड़े तो खा ही नहीं पाएंगे, और अगर वो लोग नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। वो देखो, इस पक्षी में कौन सा पक्षी है? नहीं मंत्री महाशय, ये सब कौआ का झुंड है। वो सब दिन के आखिर में अपने अपने घर लौट जाते हैं। धीरे धीरे शाम हो जाता है, सूरज ढल जाता है, जंगल में अंधेरा छा जाता है। चांद की रोशनी में जंगल में हर तरफ उजाला हो जाता है। आखिर में वो लोग लाल नदी के किनारे उस पेड़ के पास आकर पहुंच जाते हैं। ये रहा वो पेड़ जिसके ऊपर आपका वो पक्षी रहती है, बुलबुल। कहाँ कहाँ पर है वो? शांत शांत हो जाइए मंत्री जी, वो ऊपर देखिए। वो वाओ, कितना सुंदर है। ओ मंत्री महाशय, मंत्री महाशय। बोलो बोलो, कहाँ चलो, कहाँ चले? वो से पकड़ते हैं, लेकिन इतने ऊपर से उसे पकड़ेंगे कैसे? रुकिए रुकिए रुकिए, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। ओ बुलबुल पक्षी, सुन पा रही हो? मंत्री महाशय तुम्हारे पास आए हैं, उनको विशेष जरूरत है तुम्हारी। थोड़ी सी इधर आओ। हाँ लड़की, मुझे सुनाई दे रहा है। प्रणाम मंत्री महाशय आपको। कहिए मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? इस राज्य के महाराज तुम्हारा गाना सुनना चाहते हैं और उन्होंने कहा है कि अगर मैं तुम्हें नहीं लेके आऊं तो वो मुझे राज्य से निकाल देंगे। इसीलिए मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। ओह अच्छा, तो चलिए फिर मैं आपके साथ जाऊंगी। तुम जाओगी? वाह, तुमने मुझे बचा लिया। आप तो इस राज्य के मंत्री हैं। आपके अगर इतने से काम में मैं मदद नहीं कर पाऊँ तो फिर मेरा जिंदा रहना ही बेकार है। मैं आपके साथ जाके महाराज को गाना सुना के आऊंगी। कितना सुंदर नसीब है मेरा, मैं राज दरबार में जा पा रही हूँ। अच्छे से जाना। बुलबुल पक्षी महाराज को गाना गा के सुना पाएगी, इस वजह से वो बहुत ज्यादा खुश थी। खुश मिजाज में फिर वो चली मंत्री के साथ महाराज के पास। फिर ये है वो अद्भुत बुलबुल पक्षी। जी महाराज, यही है वो पक्षी। सभी ने तुम्हारा गाना सुना है, सिर्फ मुझे छोड़कर। अभी सुनाओ सुनाओ तुम्हारा गाना। ठीक है महाराज, गाना सुनाती हूँ। पक्षी गाना शुरू करती है और हर तरफ सब कुछ शांत हो जाता है। कोई आंख बड़ा करके रुक जाता है और कोई सर हिलाते हिलाते थम जाता है और कोई तो अपने गालों पर हाथ रख के गाना सुनते सुनते थम जाता है। गाना खत्म होते ही सब लोग गाने की तारीफ करने लगते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कितना अच्छा है तुम्हारा गला। आज से तुम राज दरबार के गायक के रूप में चुनी गई हो।
आज से तुम यहीं पर ही रहोगी। लेकिन महाराज, मैं और कोई बात नहीं सुनना चाहता हूँ, ये मेरा आदेश है। आपका आदेश मेरे लिए बहुत बड़ा है, लेकिन मेरी एक अनुरोध है। अनुरोध? अच्छा अच्छा, सुनाओ, क्या है तुम्हारा अनुरोध? हर रोज कम से कम एक बार के लिए मुझे अपने घर में जाने की अनुमति देनी होगी। घर में जाने का अनुमति? ठीक है ठीक है ठीक है, जाना, लेकिन तुम्हारे पैर में बंधा रहेगा एक सोने का धागा, जो इस जगह से लेकर तुम्हारे घर तक लंबा होगा। आप जो भी कहेंगे महाराज। और किया भी क्या जा सकता है। महाराज को गाना सुनाने आकर बुलबुल पक्षी हो गई थी बंदी। बुलबुल पक्षी के लिए बहुत खराब लग रहा है। कितने दिन हो गए हैं उसका गाना नहीं सुना। कैसे सुनेंगे उसका गाना? वो अभी सिर्फ महाराज और राज दरबार के सभी को गाना सुनाती है। दरबार का दीवार भेद करके वो आवाज हम तक नहीं पहुंच पाती है। जंगल में सभी उसके गाने के लिए इंतजार करते हैं। अब हिरण भी अभी पहले जैसे नहीं आते हैं। राज्य में सभी के हालात ही ऐसे ही हैं। सभी आशा में बैठे हुए रहते हैं कि अगर एक बार बस उसका गाना सुनने को मिल जाता तो शांति छा जाती। मेरा मन कह रहा है कि एक न एक दिन वो जरूर अपने इस बंदी जीवन से मुक्त हो जाएगी और हम लोगों को पहले जैसे गाना सुनाएगी। ऐसे ही बहुत सारे दिन बीत गया। बुलबुल पक्षी भी मुक्त नहीं हो पाती। लेकिन एक दिन बुलबुल पक्षी का नसीब ने उसका साथ दे दिया। राज दरबार में घटी एक अनोखी घटना। आज फिर से क्या सुनाओगे लेखक? ये तो एक बहुत बड़ा डब्बा है। असल में आज भी एक नया जानने का चीज, जो जानने के बाद आपको मिलेगा खुशी और साथ ही में आप चौंक भी जाएंगे। ओह अच्छा, सच में? तो क्या है अंदर इसमें जो जानने के बाद मैं चौंक जाऊंगा? हाँ? ये लीजिए महाराज, आपके लिए ही लाया हूँ। ये क्या है? ये तो एक सोने का पक्षी है। जी हाँ महाराज, ये एक सोने का ही पक्षी है, लेकिन ये कोई साधारण पक्षी नहीं है। फिर आप खुद ही देख लीजिए। एक बार चाबी लगाकर इसे चालू कर दीजिए। ठीक है ठीक है। मंत्री देखिए तो एक बार चाबी लगाकर। वाह वाह, वही वाह, ऐसा अद्भुत चीज पहले तो कभी मैंने नहीं देखा है। कितना सुंदर गाना गाती है, एकदम बुलबुल पक्षी के जैसा। नहीं नहीं मंत्री, ये गाना तो बुलबुल से भी बहुत अच्छा है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा है आपने। इतना सुंदर चीज तुम्हें कहाँ से मिला लेखक? हैं? कहाँ से मिला? मैं गया था बहुत दूर, सागर पार करके। वहाँ पर कविताओं के प्रतियोगिता में मेरा कविता हुआ था सर्वश्रेष्ठ, और पुरस्कार स्वरूप मुझे ये उन्होंने दिया था। और मैं इसे पाने के बाद ही तुरंत आपके पास लेके आया हूँ महाराज। वाह वाह, बहुत अच्छा किया है। जब भी मन हो तभी मैं उसका गाना सुन पाऊंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
फिर महाराज बुलबुल पक्षी का क्या होगा? उसको मुक्त कर दो। उसका उम्र भी हो चुका है और पहले जैसे गले में सुर भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है महाराज, मैं आज ही उसे मुक्त कर दूंगा। जाओ जाओ जाओ, आज से तुम मुक्त हो बुलबुल। आज मुझे बहुत मजा आ रहा है मंत्री महाशय। मैं फिर से जंगल में सभी के लिए गाना गाऊंगी, खुले आसमान में उड़ूंगी, उड़ूंगी, उड़ूंगी। मुझे भी बहुत आनंद हो रहा है क्योंकि मैं ही तो हूँ तुम्हें पकड़ कर लाया था। जाओ, अच्छे से रहना और मुझे याद रखना। आप तो और कुछ भी नहीं कर सकते मंत्री महाशय। आप थोड़ा सा भी दुखी मत होइएगा। आपका जब भी मन होगा आप मेरे पास आ जाइएगा। मैं आपको गाना सुनाऊंगी। अब तुम जाओ, ठीक है? अलविदा। अलविदा। इसके बाद बहुत साल बीत गए। महाराज अब उस यांत्रिक पक्षी का गाना सुनकर ही अपना दिन बिताते थे, लेकिन महाराज धीरे धीरे बीमार हो गए। आपका दिया गया उस पक्षी का गाना सुनकर ही महाराज इतने दिन तक खुश थे। ये तो मेरा परम सौभाग्य है। कुछ दिनों के लिए सही मैं उनको खुश रख पाया। लेकिन अभी दिन ब दिन उनका हालत खराब होता जा रहा है। पता नहीं अब कितने दिन और वो गाना सुन के अच्छे से रह पाएंगे। कौन? कहाँ है? जल्दी आओ इधर। पक्षी का क्या हुआ? गाना क्यों नहीं गा रही है? ये क्यों नहीं गा रही है? शायद महाराज बुला रहे हैं। चलिए लेखक जी, जाके देखते हैं क्या हुआ। हाँ चलिए, जल्दी चलिए। तुम्हारा पक्षी और गाना नहीं गा रहा है। मुझे बचाओ लेखक जी, मुझे बचाओ। महाराज, ये पक्षी और गाना नहीं गाएगी। ये क्या कह रहे हो? क्यों? मैं फिर मर जाऊंगा लेखक। मुझे तुम बचा लो। क्यों? पक्षी और क्यों नहीं गाएगी? क्योंकि ये खिलौना है, बहुत दिन इस्तेमाल के कारण ये खराब हो गया है। फिर क्या मुझे भगवान ऐसे ही सुर के बिना, भगवान मुझे गाने के बिना मौत दे देंगे? नहीं महाराज, मेरे रहते ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। मैं अभी आ रहा हूँ अभी। बुलबुल पक्षी, सुन पा रही हो? बुलबुल पक्षी, सुन पा रही हो? मैं मंत्री हूँ। राजा मौशाई बहुत बीमार है, थोड़ा नीचे उतर के आओ। कौन? मंत्री महाशय आप? देखती हूँ। क्या हुआ मंत्री महाशय? असल में महाराज बहुत बीमार है और सिर्फ तुम ही उनको ठीक कर सकती हो। मैं जरूर आऊंगी। अगर जरूरत पड़ी तो पूरा जीवन मैं उनको गाना सुनाऊंगी। हाँ चलो। उसके बाद फिर से बुलबुल पक्षी चली आई राज दरबार में। हर रोज अभी वो महाराज को गाना गा के सुनाती है। महाराज धीरे धीरे ठीक भी हो रहे थे, लेकिन एक जैसे गाने सुनाते सुनाते बुलबुल पक्षी को बहुत परेशानी हो रही थी। फिर भी वो राज दरबार में रहकर ही गाना सुनाती ही जा रही थी महाराज को। जय हो महाराज की, जय हो बुलबुल पक्षी की। प्रणाम महाराज आपको। मुझे माफ कर दो बुलबुल। तुमको एक यंत्र की तरह इस्तेमाल करके मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं समझ ही नहीं पाया कि जीव जंतु वन में ही सुंदर हैं। इस तरह मत कहिए महाराज। मैंने तुमको उपेक्षा किया है और उसी चीज का मुझे सजा मिल रहा है। महाराज, आप जल्दी से ठीक हो जाइए,
फिर हम सभी मिलकर लाल नदी के पार जाएंगे बुलबुल पक्षी का गाना सुनने को। बाहर की रोशनी हवा अगर अंदर आएगी तो फिर महाराज ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। राज दरबार के सारे दरवाजे खिड़की खोल दीजिए, फिर तो मैं हूँ ही महाराज को हर रोज गाना सुनाऊंगी। हाँ ठीक है, वैसा ही होगा। जल्दी से दरबार के सारे खिड़की दरवाजे खोल दो। तुमने मुझे बचा लिया बुलबुल, बचा लिया मुझे तुमने। मैं अभी फिर जाती हूँ। ठीक है ठीक है, अभी तुम जाओ, मैं तुम्हारे लिए इंतजार करूंगा। अलविदा दोस्त, अलविदा दोस्त, अलविदा दोस्त, अलविदा, अलविदा, अलविदा। बुलबुल पक्षी फिर से मुक्त हो गई और महाराज को अपनी गलती का एहसास हुआ। अब राजा मौशाई का जब भी मन करता तो वो खुद जंगल में जाकर बुलबुल पक्षी का गाना सुन के आते। बुलबुल पक्षी भी मुक्त होकर आनंद में गाना सुनाती महाराज को। बुलबुल पक्षी और महाराज अब दोनों ही बहुत खुश हैं। कुछ समय पहले की बात है। मुरारेपुर नाम के गांव में हारुर नाम का एक किसान रहता था। उसकी एक बहुत ही सुंदर फूल जैसी लड़की थी जिसका नाम इंदु था। इंदु जितनी ज्यादा देखने में सुंदर थी उतना ही ज्यादा उसका व्यवहार सुंदर था। जब इंदु बहुत छोटी थी तभी उसकी माँ का निधन हो गया। माँ के चले जाने के बाद इंदु के पिता और इंदु बहुत दुखी रहते थे। एक दिन हारुर अपने दोस्त गफूर के साथ अपने घर के आंगन में बैठकर बात कर रहा था। गफूर, इंदु की हालत अब मुझसे देखी नहीं जाती। बचपन में अपनी माँ को खोने के बाद दिन पर दिन उसकी हालत खराब होती जा रही है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि इंदु को एक माँ की जरूरत है, तभी उसकी तबीयत में सुधार आएगा। ये तो ठीक है, शादी कर ले बोलने से थोड़ी शादी हो जाती है। बहुत कुछ सोचना और समझना पड़ता है। पहले ही एक लड़की बचपन में अपनी माँ को खो चुकी है। ये बात सुनकर कौन आएगा भी या नहीं, ये भी तो देखना पड़ेगा। एक लड़की तो है वैसे मेरी नजर में। पास ही के गांव में हरिपाल की साली उसी के घर में है। 3 महीने हुए हैं, शादी देने की बात कर रहे थे, लेकिन अगर अच्छा लड़का हो तो मुझे बताने के लिए कहा था। सुना था कि विधवा है, लेकिन उसकी एक लड़की भी है, नाम है उसका बिंदु। अगर तू कहे तो उसके साथ तेरी शादी की बात चलाऊं। विधवा तो समझ में आता है, लेकिन उसकी एक लड़की भी है। अगर शादी के बाद उसने मेरी लड़की का ध्यान नहीं रखा तो फिर मैं क्या करूंगा? ना 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 ना, वो ठीक से ध्यान रखेगी। इतनी चिंता मत कर। इतनी सब चिंता ना करके एक बार बात करके देख। इंदु बेटा, मैं खेत में जा रहा हूँ। बेटा, नई माँ के साथ काम में हाथ बटाना, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। ठीक है बाबा, मैं सब ठीक से संभाल लूंगी। ये हुई ना बात। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ बेटा, चलता हूँ। दुग्गा 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 दुग्गा। ये ले बिंदु, इस छोटे घड़े में पानी भर के ले आ। लेकिन माँ, ये इतने सारे बड़े बड़े घड़े इंदु कैसे भरेगी? तुझसे जितना बोला है उतना कर, ये सारे घड़े इंदु भरेगी। ये इतने सारे बड़े बड़े घड़े इंदु कैसे भरेगी माँ? उसको बहुत कष्ट होगा। इससे अच्छा तो मैं भी 1-2 घड़े भर देती हूँ। तुझसे बोला ना, उस छोटे घड़े में पानी भर के ले आ, बाकी सब घड़े इंदु भरेगी। ठीक है माँ।
माँ, माँ बहुत कष्ट हो रहा है माँ। अब और नहीं होगा मुझसे माँ। अब और नहीं होगा, कहने से थोड़ी काम चलेगा। दोपहर हो गई है, बाकी के काम कब होंगे? एक काम को करने में इतना समय लगा दिया, ऐसा कैसे चलेगा? अभी भी बर्तन धोना, कपड़े धोना, सारा काम पड़ा हुआ है। बस थोड़ी देर में माँ, बस थोड़ी ही देर में मैं सारा काम कर दूंगी। ऐसी मीठी मीठी बातों से काम नहीं चलेगा। पहले सारा काम करेगी, तभी खाने को कुछ मिलेगा। जा जा, अब खाली ना बैठकर बाकी का जो काम पड़ा है उसे खत्म कर। मुझे फिर कथा में भी जाना है। अब क्या हुआ? मुझे क्या देख रही है? जाना। हाँ माँ, अभी जाती हूँ। इंदु, इंदु बेटा, कहाँ हो? एक गिलास पानी लाना। हाँ बाबा, ये लो पानी। ये क्या? तुम? इंदु कहाँ गई? मैं बताती हूँ। तुम्हारी बेटी इंदु सारा दिन घर से बाहर निकलकर घूमती रहती है, और मेरी बेटी बिंदु बेचारी सारा दिन काम करके मरती रहती है। नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं मान सकता कि मेरी बेटी सारा दिन कोई काम नहीं करती और बाहर दिन भर घूमती रहती है। ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ, मैं तो झूठ बोल रही हूँ। मेरी बेटी और मैं बहुत खराब है, और तुम्हारी इंदु वो तो बहुत अच्छी है। अगर तुम्हारी बेटी इतनी अच्छी है तो कहाँ है? इतनी शाम हो गई है, अभी तक घर पर क्यों नहीं आई? हाँ, मैं भी तो यही सोच रहा हूँ कि इतनी रात हो गई, वो अभी तक घर क्यों नहीं आई। उसने ऐसा पहले तो कभी नहीं किया। दीदी तो तालाब के किनारे गई है। सुन रहे हो ना? वो अभी भी इतनी रात को तालाब के किनारे बैठी हुई है। तुम लोगों को जो कहना था बोल दिया। अब तुम लोग अंदर जाओ, इंदु से मैं बात करूंगा। इंदु बेटा, इतनी रात हो गई, तुम अभी तक सोए नहीं? हाँ बाबा, मैं बस सोने ही जा रही थी। आप भी सो जाओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी चिंता मत करो। मैंने कोई गलती कर दी क्या बेटा? दूसरी शादी करके पूरा दिन कितनी मेहनत करने के बाद भी अगर तू रात में ना सोए तो मैं तुझे ऐसे देखकर कैसे सो सकता हूँ? आप मेरी चिंता मत करो बाबा, मैं बस सोने ही जा रही थी। आज अगर तेरी माँ जिंदा होती तो मुझे इतनी चिंता नहीं होती। चल चल बेटा, बहुत रात हो चुकी है, चल सोने चल। आज जल्दी से सारा काम खत्म कर लेती हूँ, फिर तो नई माँ आज मुझे बहुत प्यार करेगी। मैं अभी तालाब के किनारे जाकर पानी भर के ले आती हूँ। अरे अरे, बचाओ बचाओ, कोई है, कोई है। मेरा घड़ा पानी में बहकर चला जा रहा है। अब मैं माँ को क्या जवाब दूंगी? सोचा था जल्दी जल्दी सारा काम खत्म करके माँ को आज बहुत खुश कर दूंगी, लेकिन उसके बदले तो मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया। अब मुझे सारे घर वाले मिलकर बहुत डांटेंगे। वहाँ वहाँ एक बूढ़ी दादी माँ बैठी है। मैं उनसे जाकर पूछती हूँ, उन्होंने मेरा घड़ा कहीं देखा है या नहीं।
ओ दादी माँ, तुम कौन हो? आज से पहले तो मैंने कभी नहीं देखा तुम्हें यहाँ। मैं तो यहीं रहती हूँ। तुम कौन हो? यहाँ पर क्या करने आई हो? अरे तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? मैं घड़ा लेकर पानी भरने आई थी। यहाँ अचानक से मेरे हाथ से फिसलकर घड़ा पानी में बह गया। बहुत ढूंढा पर कहीं नहीं मिला। घर में अगर पानी का घड़ा नहीं लेकर गई तो माँ को क्या जवाब दूंगी? समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए रो रही थी। अच्छा दादी माँ, तुमने कहीं देखा है क्या मेरा पानी का घड़ा? हाँ, देखा तो था। ये देख तो, यही है क्या तेरा पानी का घड़ा? हाँ दादी माँ, यही तो है मेरा पानी का घड़ा। तुम बहुत अच्छी हो दादी माँ। मेरा एक काम कर दोगी बेटा? हाँ दादी माँ, बोलो क्या काम है? तुमने मेरा इतना बड़ा उपकार किया है और मैं तुम्हारा एक काम नहीं कर सकती? देख तो मेरे बालों के अंदर क्या है, बहुत खुजली होती है। अच्छा रुको, मैं अभी देखती हूँ। हे माँ, इनके बालों के अंदर तो बहुत सारे कीड़े हैं। अब मैं कैसे बताऊँ दादी माँ को? दादी माँ, तुम्हारे बालों के अंदर तो बहुत सारे सोने चांदी देख रही हूँ, इसीलिए हो सकता है शायद आपके सर में खुजली होती है। अच्छा बेटा, ऐसी बात है क्या? तो ठीक है, आज से मेरे बालों के अंदर जितने भी सोना चांदी है ये सब तेरे हुए। ओ माँ, ये क्या दादी माँ, ये इतने सारे सोना चांदी कहाँ से आए? ये सब सोने चांदी तेरे हैं। ध्यान से जाना और रास्ते में अगर घोड़े की हिनहिनाहट की आवाज सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना। ठीक है बेटा? हाँ दादी माँ, ठीक है। अच्छा दादी माँ, चलती हूँ। माँ, माँ, सुनो, एक बार बाहर आना। सुबह सुबह गधे की तरह क्यों चिल्ला रही है? ये देखो ना माँ, मैं तुम्हारे लिए घड़ा भरकर क्या लाई हूँ। ये सब कहाँ से लाई तू? जानती हो माँ, कर पानी भरने आई थी। यहाँ अचानक से मेरे हाथ से फिसलकर घड़ा पानी में बह गया। बहुत ढूंढा पर कहीं नहीं मिला। घर में अगर पानी का घड़ा नहीं लेकर गई तो माँ को क्या जवाब दूंगी? समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए रो रही थी। अच्छा दादी माँ, तुमने कहीं देखा है क्या मेरा पानी का घड़ा? हाँ, देखा तो था। ये देख तो, यही है क्या तेरा पानी का घड़ा? हाँ दादी माँ, यही तो है मेरा पानी का घड़ा। तुम बहुत अच्छी हो दादी माँ। मेरा एक काम कर दोगी बेटा? हाँ दादी माँ, बोलो क्या काम है? तुमने मेरा इतना बड़ा उपकार किया है और मैं तुम्हारा एक काम नहीं कर सकती? देख तो मेरे बालों के अंदर क्या है, बहुत खुजली होती है। अच्छा रुको, मैं अभी देखती हूँ। हे माँ, इनके बालों के अंदर तो बहुत सारे कीड़े हैं। अब मैं कैसे बताऊँ दादी माँ को? दादी माँ, तुम्हारे बालों के अंदर तो बहुत सारे सोने चांदी देख रही हूँ, इसीलिए हो सकता है शायद आपके सर में खुजली होती है। अच्छा बेटा, ऐसी बात है क्या? तो ठीक है,
आज से मेरे बालों के अंदर जितने भी सोना चांदी है ये सब तेरे हुए। तुम खुश तो हो ना माँ? ये तू क्या बोल रही है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। तुम खुश हो या नहीं माँ? ठीक है, अब ज्यादा बात मत कर। ये घड़ा मुझे दे और अपने काम पर लग जा। सुन, कल से पानी लेने तू नहीं जाएगी, बिंदु जाएगी। क्या वो कर पाएगी माँ? इतने बड़े घड़े में तालाब से पानी लाना क्या वो कर पाएगी? हाँ, वो ठीक से कर पाएगी। तुझे उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, समझ गई? बिंदु, कल सुबह सुबह तालाब से पानी लेने तू जाएगी, समझ में आया? लेकिन माँ, इतने बड़े घड़े में पानी भरकर कैसे लाऊंगी मैं, बताओ? मैं तुझे पानी लाने के लिए नहीं बोल रही हूँ पागल लड़की, मैं तुझे सोने चांदी लाने के लिए बोल रही हूँ। ठीक है माँ, चली जाऊंगी। अरे कोई है, मेरा घड़ा बहता हुआ जा रहा है पानी में, कोई बचाओ, बचाओ। ओ बुढ़िया, तुमने मेरा घड़ा कहीं देखा है क्या? घड़ा? हाँ, ये लो तुम्हारा घड़ा। मैं तो देख रही हूँ बहुत ज्यादा जल्दी है, मेरा एक काम करेगी बेटा? अरे तुम्हारे लिए क्या करना पड़ेगा, जल्दी बताओ। तुम्हें इतना घमंड किस बात का है? जो बोलना है तुम्हें जल्दी से बताओ। मेरे बालों में देखना एक बार क्या है, बहुत खुजली होती है। हे माँ, तुम्हारे बाल तो दिखने में बहुत बेकार हैं और बहुत गंदे हैं। इनमें तो बहुत सारे कीड़े भरे हुए हैं, देखने में ही कितना गंदा लग रहा है। तुम्हें देखने में बहुत गंदा लग रहा है ना? तो आज से तुम्हारे बालों में भी मेरे जैसे कीड़े हो जाए। तुम बहुत ही बेकार और गंदी बुढ़िया माँ हो। मैं अपना घड़ा लेकर जा रही हूँ। ये इंदु ही है सारी मुसीबतों की जड़। आज जाकर ही माँ से इसकी शिकायत करूंगी। अरे बाबा रे, खुजाते खुजाते प्राण ही निकल गए। माँ, माँ, आ गई मेरी प्यारी बेटी। देखो तो जरा क्या लाई है। ये क्या, सोना चांदी कहाँ है? कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा। कुछ भी नहीं मिला माँ। उस गंदी बुढ़िया ने मेरे सर में कीड़े और दे दिए। खुजा खुजा कर मेरी तो जान ही जा रही है। इसका मतलब इंदु ने जो कहा वो सब क्या झूठ था? हाँ माँ, मैं सब सच बता रही हूँ। देख देख तू अब मैं क्या करती हूँ, चखाती हूँ उसे मजा। कहाँ गई? सुनती हो? जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ? इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अरे इतनी बड़ी खुशी की बात है,
सबको तो बतानी पड़ेगी। क्या बोल रही हो तुम? ये हुआ क्या, ये तो बताओ पहले। अरे सुनो सुनो, जमींदार जी के यहाँ से अभी खबर आई है कि उन्हें हमारी इंदु बेटी बहुत पसंद आई है। जमींदार जी के एक ही लड़का है, इसीलिए उन्होंने हमारी बेटी इंदु को चुना है। अपने लड़के के रिश्ते के लिए हमें कहा है। उन्होंने मेरी बिंदु को नहीं देखा अभी तक, इसीलिए। नहीं तो। अरे क्या हुआ, तुम खड़े होकर सोच क्या रही हो? हमारे तो भाग्य खुल गए। अब तो तुम जमींदार घर की समधन बनने वाली हो। चलो अब जल्दी करो, अभी कितने सारे काम करने हैं, हमें सारे काम बाकी हैं। अरे बिंदु रे, मुझे एक गिलास पानी ला कर दे। मुझे तो लगता है मैं अभी बेहोश होकर गिर जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अभी तो शादी के बारे में तुमसे बहुत सारी बात करनी बाकी है। वो लोग कल ही इंदु को देखना चाहते हैं। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। ओह अच्छा, कल ही जाना पड़ेगा। देखती हूँ तुम कल कैसे जाते हो। इंदु देख, बाहर एक बड़ा घड़ा रखा है, उसे साफ कर दे। कल तो तू चली जाएगी, उसके बाद सारा काम सिर्फ मुझे ही अकेले करना पड़ेगा। इसीलिए उस घड़े को आज ही साफ कर दे। ठीक है माँ, मैं अभी जाती हूँ। ए इंदु, तू सारा काम करके अच्छा बनना चाहती है, इसीलिए जमींदार का लड़का तुझसे शादी करना चाहता है। बाहर निकल, मैं कह रही हूँ, जल्दी बाहर निकल। आज से सारा काम मैं करूँगी। मैं भी बहुत अच्छी लड़की बनना चाहती हूँ। हो सकता है जमींदार का लड़का मुझसे भी शादी कर ले। बहन, सावधानी से काम करना, मैं अभी आती हूँ। बचाओ बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ बचाओ। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया। बिंदु बेटा, तू है अंदर। हाय हाय, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया। दूसरे की लड़की का नुकसान करने के चक्कर में मैंने अपनी ही बेटी के साथ ही ऐसा कर दिया। ये मैंने क्या कर दिया, हे भगवान।